नमस्कार, जय हिंद। एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है आपका अपना चैनल उपवन चैनल। आज हम ऑडियो सीरीज के रूप में आप सबों के बीच भारत के भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी को लाने का प्रयास करेंगे। यथासंभव प्रयास रहेगा ये ऑडियो सीरीज, और उसके उपरांत जो इससे पूछे हुए प्रश्न होंगे वो भी आएगा, और डिटेल्ड स्टडी की जाएगी सभी टॉपिक का अच्छे से। ये ऑडियो सीरीज है कि आप कहीं भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, अपने सुन रहे हैं, हेडफोन ईयरफोन लगा के सुन पा रहे हैं, इससे रिवीजन कर रहे हैं, रिकॉल कर पा रहे हैं। और यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर नहीं किए हैं तो कृपया इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। उपवन का एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप लोग सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर जाकर, UPWAN11 उपवन के नाम से, उपवन 11 के नाम से टेलीग्राम चैनल है। और यूट्यूब पर आसानी से सर्च करने के लिए आप #उपवन, #UPWAN के नाम से सर्च करेंगे तो आपको अपना चैनल आ जाएगा। अब हम इस चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं ऑडियो सीरीज के रूप में भारत का भूगोल। भारत के भूगोल विषय में सामान्य परिचय देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तारित है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसमें कायदा है, मैंने उतना याद नहीं रहेगा, इसलिए न्यूमेरिकल वैल्यू में याद रखिए 32,87,263। आप जैसे कि विस्तार देखें उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का जो था, तो याद करने के लिए जस्ट 84 उत्तर से 376 उत्तरी अक्षांश, 687 पूर्व से 9,725 पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तारित है। तो देखेंगे जब डिटेल में पढ़ाई होगी तो बहुत सारे ट्रिक्स आप लोगों को बताया जाएगा हर एक चैप्टर में। जितने भी ट्रिक्स मैं सीख पाया था या अपने छात्र जीवन में सभी ट्रिक्स बताई जाएंगी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निर्जन गांवों सहित कुल 6,40,932 गांव हैं। 640,932 गांव हैं। भारत स्थल मंडल के 2.4% भूभाग पर फैला हुआ है। कुल स्थल मंडल के 2.4% भूभाग पर फैला हुआ है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। भारत विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है। भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। समूचा भारत लगभग मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में स्थित है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है। इस रेखा पर पड़ने वाले भारत के कुल 8 राज्य हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। देखिए, जैसे ज्योग्राफी पढ़ने का बेसिक है, जब स्टार्ट करेंगे पूरा डिटेल्ड चैप्टर्स होगी। ये ऑडियो सीरीज है, जब पूरे अच्छे से वीडियो सीरीज चालू होगा चैप्टर्स वाइज तो उसमें अच्छे से मैप बताया जाएगा। तो एटलीस्ट कम से कम मैप का जानकारी आपको होना चाहिए कि जैसे हम गुजरात बोले तो आप विजुलाइज कर लीजिए कि गुजरात कहाँ पे है, वहाँ से भी गुजरती है कर्क रेखा। मध्य प्रदेश बोले तो मध्य प्रदेश पे आप पहुँच जाएं। छत्तीसगढ़ बोले तो छत्तीसगढ़ में पहुँच जाएं। तो चलिए आगे चलते हैं। 31 अक्टूबर 2019 से भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी राज्य तमिलनाडु हैं। सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप में है एवं मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु है।
इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम है पिग्मिलियन पॉइंट। भारत का सुदूरस्थ उत्तर बिंदु सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कोल है। अविभाजित जम्मू और कश्मीर में इंदिरा कोल उत्तरी बिंदु। भारत का सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु किबूथी अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु गोड़ा माता अथवा गुहार मोती गुजरात है। भारतीय भूभाग की लंबाई पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर तक तथा उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106.7 किलोमीटर तथा मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 5,422.6 किलोमीटर है। द्वीपों समेत देशों की कुल तटीय सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। भारत का सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई वाला राज्य गुजरात 1214.70 किलोमीटर है, जबकि सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है 1962। गोवा राज्यों में की तट रेखा सबसे छोटी है। राज्य में गोवा। भारत के 9 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल की सीमा समुद्र तट से लगी हुई है। विशाल देशांतरीय विस्तार के कारण भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय की यामियोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कुल कितने राज्य हो गए? ये हो गए कुल 5 राज्य से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटा आगे है। अब इसके भारत एवं इसके पड़ोसी देश देखते हैं। भारत के निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव एवं श्रीलंका है। भारत की स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देशों की संख्या 7 है। भारत के कुल 16 राज्य एवं 2 केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हुए हैं। भारत देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की है। मानव निर्मित सीमा में कुछ सीमा अध्यारोपित होती है। अध्यारोपित सीमा वह सीमा रेखा होती है। अब डिफिनेशन देखिए अध्यारोपित क्या है। अध्यारोपित सीमा रेखा वह सीमा रेखा होती है जिसे संबंधित देशों के अतिरिक्त किसी तीसरी शक्ति द्वारा आरोपित किया जाता है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य स्थित सीमा अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन व नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। इसकी लंबाई 4096.7 किलोमीटर, जबकि सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लगी है। पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। ये हम 2019 के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली देख रहे हैं। अप टू डेटेड है, लगभग ये अप टू डेटेड ही है। भूटान की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य हैं पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा असम। अफगानिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लद्दाख। चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश। चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। ठीक है, अब देखिए केंद्र शासित प्रदेश यानी अफगानिस्तान में भी लद्दाख है और चीन में भी लद्दाख है। बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य हो गए मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय व पश्चिम बंगाल। त्रिपुरा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है।
म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर व मिजोरम। इसमें अरुणाचल प्रदेश की सर्वाधिक सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम है। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो पाक जल डमरू मध्य द्वारा भारतीय भूभाग तमिलनाडु में से पृथक होता है। सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। पाकिस्तान भारत से रेड क्लिफ रेखा द्वारा पृथक होता है और चीन भारत से मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है। अफगानिस्तान भारत से डुरंड रेखा द्वारा पृथक होता है। अब हम आगे देखेंगे भारत के भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप। भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार, विशाल मैदान, द्वीपीय भाग और तटीय मैदान। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10.6% भूभाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां, 8.5% भूभाग पर पहाड़ियां, 27.7% भूभाग पर पठार तथा 43.2% भूभाग पर विस्तृत मैदान का विस्तार है। तो देखते हैं पहला भाग, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। हिमालय पर्वत का निर्माण तेथिस सागर के ऊपर उठने के कारण माना जाता है, जबकि आधुनिक भूगोलविदों का मानना है कि हिमालय का निर्माण प्लेट विवर्तनिकी के कारण हुआ, प्लेट टेक्टोनिक के कारण हुआ। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समानांतर पर्वत श्रेणियों क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, जैसे ट्रांस हिमालय, तिब्बत का क्षेत्र, बृहद हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, बाह्य या उप हिमालय, शिवालिक। अब जैसे ट्रांस हिमालय जो तिब्बत का क्षेत्र है, हिमालय की सभी श्रेणियों का उत्थान टर्शरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है। ट्रांस हिमालय के क्षेत्र के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियां आती है। काराकोरम की सर्वोच्च चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया के रीढ़ भी कहते हैं। इंडो सांगपो सचर जोन, सुचर जोन ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग करता है। अब है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय या हिमाद्री हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। हिमालय पर्वत श्रेणी में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहते हैं। कंचनजंगा जो 8598 मीटर है। नागा पर्वत, नंदा देवी, कॉमेट व नामचा बड़वा आदि बृहद हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियां हैं। मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT बृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग करती है। सुचर जोन जो था, इंडो सांगपो सचर जोन, ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से, MCT है बृहद हिमालय को लघु हिमालय से। तो लघु हिमालय के बारे में जानेंगे। लघु हिमालय, मध्य हिमालय अर्थात हिमाचल श्रेणी में पीरपंजाल, महाभारत, मसूरी, धौलाधर और नागटिपा श्रेणियां। पीरपंजाल कश्मीर में लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है। बृहद हिमालय लघु हिमालय के मध्य लाहौल स्पीति, कश्मीर घाटी, कुल्लू व कांगड़ा की घाटियों में मिलती है। लघु हिमालय में आल्पाइन चारागाह स्थित है, जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग जगह है तो मर्ग, तथा उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहा जाता है। मसूरी, शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग आदि लघु हिमालय में ही स्थित है। मेन बाउंड्री फॉल्ट लघु हिमालय को शिवालिक से अलग करता है। 3 चीज देख लिए कौन किससे अलग करता है, सूचर जोन, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट। अब है बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय को शिवालिक या निम्न हिमालय भी कहते हैं। यह हिमालय की नवीनतम भाग है। लघु हिमालय एवं शिवालिक के बीच अनेक घाटियां हैं। पश्चिम में इन घाटियों को दून एवं पूर्व में द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहा जाता है। तराई दलदली और वायुमानाच्छादित प्रदेश को कहते हैं। अब देखते हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाग पंजाब हिमालय, इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य। अब देखिए थोड़ा सा मैप देख पाते हैं आप लोग एटलस में, तो यदि सिंधु और सतलज नदी को आप लोग समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, इमेजिन कर पा रहे हैं, तो उसके बीच में है पंजाब हिमालय, इसकी लंबाई है 500 किलोमीटर। कुमायूं हिमालय सतलज नदी एवं काली नदी के मध्य 320 किलोमीटर। नेपाल हिमालय है काली एवं तीस्ता नदी के मध्य 800 किलोमीटर। और असम हिमालय तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य 720 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चलिए प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार जो है, प्रायद्वीपीय पठार पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है।
प्रायद्वीपीय पठार के प्रमुख रूप से दो भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। अरावली की पहाड़ी गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एवं दिल्ली तक फैली हुई है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। अरावली भारत के साथ साथ विश्व की प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक है। अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर है। गुरु शिखर अरावली के माउंट आबू में स्थित है। बनास नदी अरावली के पूर्वी भाग से निकलती है। लूनी एवं माही नदी अरावली के पश्चिमी भाग से निकलती है। लूनी नदी कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। चंबल और बेतवा नदी मालवा पठार से निकलती है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से विंध्याचल पर्वतमाला अलग करती है। याद रखिएगा, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से विंध्याचल पर्वतमाला अलग करती है। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में स्थित है। अमरकंटक 1065 मीटर मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है। मैकाल पठार के पश्चिमी भाग से नर्मदा, उत्तरी भाग से सोन और दक्षिणी भाग से महानदी निकलती है। भारत का रूढ़ छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार खनिज भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे प्रमुख क्षेत्र है। सतपुड़ा की पहाड़ियां मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। धूपगढ़ सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी 1350 मीटर जो महादेव पर्वत पर स्थित है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिणी भाग से निकलती है। उत्तर में ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरीप तक पश्चिमी घाट पर्वत लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। सतपुड़ा के उत्तरी भाग में नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर सह्याद्री को दो भागों उत्तरी सह्याद्री दक्षिणी सह्याद्री में विभाजित किया जाता है। उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री के सर्वोच्च शिखर क्रमशः कालसुबाई 1646 मीटर एवं कुद्रेमुख 1892 मीटर है। दक्कन का पठार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। दक्कन का पठार ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों का बना हुआ है। क्या है? बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है दक्कन का पठार। दक्कन के पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। दक्कन के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। अजंता की पहाड़ी महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। बालाघाट, हरिश्चंद्र तथा सतमाला की पहाड़ियां महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में है। धारवाड़ के पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बुदन की पहाड़ी तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य में फैली हुई है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदाबेटा है। दोदाबेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई की पहाड़ियां केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी ऊंचाई है इसका 2695 मीटर अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। उत्तर भारत का विशाल मैदान को सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। उत्तर भारत के विशाल मैदान को विशिष्ट धरातलीय स्वरूप के आधार पर तथा 4 भागों में बांटा जाता है। भाबर प्रदेश, बांगड़ प्रदेश, खादर प्रदेश तथा तराई प्रदेश। भाबर प्रदेश शिवालिक की तलहटी में सिंधु पश्चिम में और तीस्ता नदी पूरब में तक फैला हुआ है। पश्चिम में सिंधु नदी और पूरब में तीस्ता नदी तक फैला हुआ है। भाबर प्रदेश में कंकड़ पत्थर की अधिकता पाई जाती है। भाबर प्रदेश में पारगम्यता अधिक होने के कारण नदियां यहाँ विलीन हो जाती हैं। बांगड़ मैदानी भागों का उच्च भाग है जहाँ सामान्यतः बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है। बांगड़ मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी है जिसमें कंकड़ और रेत की अधिकता होती है। बांगड़ को स्थानीय भाषा में भूड़ कहा जाता है। भावड़ हो गया, बांगड़ हो गया। खादर प्रदेश नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। खादर प्रदेश में नदियों के बाढ़ द्वारा हर वर्ष नवीन मिट्टी लाई जाती है। खादर प्रदेश को कछाड़ी प्रदेश अथवा बाढ़ का मैदान भी कहते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां खादर प्रदेश का निर्माण करती है। तराई प्रदेश की आर्द्रता अत्यधिक होती है जिसके कारण प्राय तराई मैदान दलदली क्षेत्र होते हैं। भाबर प्रदेशों की विलुप्त नदियां तराई प्रदेश में पुनः सतह पर आ जाती है। तराई प्रदेश में घने वन होते हैं। तराई प्रदेशों में जैव विविधता का भंडार पाया जाता है। द्वीपीय भाग जो है आइलैंड, अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप भारत में 2 द्वीप समूह हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। याद रखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है। अंडमान एवं निकोबार लगभग 222 छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। सैडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी 738 मीटर है। अंडमान द्वीप समूह का सबसे बड़ा पत्तन बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में है। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह है। लक्षद्वीप के मात्र 11 द्वीपों पर ही मानव की आबादी है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंडरॉथ द्वीप है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। भारत में नारकोंडा तथा बेरन नामक 2 प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप है।
नारकोंडा सुषुप्त ज्वालामुखी है। वेरन ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। 8 डिग्री चैनल मालदीव व मिनिकॉय को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप व मिनिकॉय को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। 8, 9 और 10। 8 डिग्री चैनल क्या किया? मालदीव को मिनिकॉय से। 9 डिग्री चैनल क्या हुआ? किसको किससे अलग किया? तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय। 8 किया था मालदीव मिनिकॉय, ये कर रहा है लक्षद्वीप मिनिकॉय। 10 डिग्री चैनल अंडमान और कार, सिर्फ कार निकोबार को अलग करता है। समुद्र तटीय मैदान भारत के पूर्वी समुद्री तटों को कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तटीय क्षेत्र कोरोमंडल तट पूर्वी भाग में, कृष्णा डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय क्षेत्र उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। पारादीप ओडिशा, हल्दिया पश्चिम बंगाल, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, चेन्नई तुतीकोरिन एन्नोर तमिलनाडु भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है। पुलिकट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, चिल्का ओडिशा तथा कोलेरू आंध्र प्रदेश पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लेगून है। कांडला गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, मुर्मू गोवा में, मंगलुरु कर्नाटक में, कोच्चि केरल में, नहवासोवा महाराष्ट्र में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है। भारत के पश्चिमी समुद्री तटों को गुजरात से गोवा तक के तटीय क्षेत्र को कोंकण तट, गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तक के तटीय क्षेत्र को केनरा तट, मंगलुरु से कन्याकुमारी तक के तटीय क्षेत्र को मालाबार तट कहते हैं। मालाबार तट पर पाए जाने वाले लेगून को स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। अपवाह तंत्र भारत की नदियों को अपवाह तथा जलीय विशेषताओं के कारण 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय की नदियाँ गंगा, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियाँ आदि हिमालयी नदियाँ हैं। सिंधु नदी मानसरोवर झील के निकट सिनकाबॉब हिमनद से निकलती हैं। सिंधु नदी भारतीय क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर राज्य से प्रवेश करती है। सिंधु की सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है। भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी के जल के बंटवारे के लिए वर्ष 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। सिंधु जल समझौता 1960 के आधार पर भारत सिंधु के संपूर्ण जल के मात्र 20% का उपयोग कर सकता है। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहा जाता है। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत के दक्षिण में मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से होता है। भांकर नांगल बांध सतलज नदी में बनाया गया है। गंगा का उद्गम स्रोत उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से होता है। उद्गम स्थल पर गंगा को भागीरथी कहा जाता है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा नदियाँ आपस में मिलती है। देवप्रयाग में अलकनंदा एवं भागीरथी आपस में मिलती है। देवप्रयाग के बाद गंगा नदी का नाम गंगा पड़ता है। गंगा हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से बहती है। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी के तट पर डेल्टा बनाती है जिसे सुंदरबन कहा जाता है। भारत में यारलुंग जांगबो नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी पश्चिमी तिब्बत के आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। नामचा बड़वा के नजदीक दक्षिण की ओर मुड़कर ब्रह्मपुत्र नदी दिहांग नाम से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप असम में अवस्थित है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। हरियाणा की घग्गर नदी अंतःस्थलीय अफवाह का उदाहरण है। प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियों की ढाल प्रवणता अत्यंत मंद है। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ पूर्व की तरफ प्रभावित होती है। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की तरफ प्रभावित होती है। ये दोनों नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं। नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होता है। यह अरब सागर में गिरने वाले प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश का जबलपुर नगर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। धुआंधार और भेड़ाघाट जलप्रपात जबलपुर जनपद में नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार और भेड़ाघाट। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जनपद से निकलती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा कहा जाता है। लूनी नदी का उद्गम जो है अरावली पर्वत से होता है जो कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। लूनी नदी। कावेरी नदी जल बंटवारे को लेकर तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल व पुडुचेरी के मध्य विवाद होता है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के निकट से निकलती है। चंबल राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो वर्ष भर बहती सालों भर बहने वाली नदी है चंबल। इस नदी पर प्रख्यात चुलिया जलप्रपात है। चंबल गहरे खड्डों का निर्माण करती है। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर मंदिर है जहां प्रति 12वें वर्ष कुंभ मेला लगता है। गंगा और यमुना की संगम स्थल प्रयागराज में भी कुंभ मेले का आयोजन होता है। कृष्णा नदी महाबालेश्वर पश्चिमी घाट के पास एक झरने से निकलती है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
कोयना, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, भीमा, तुंगभद्रा आदि कृष्णा की सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात तथा श्रीरंगपट्टनम एवं शिव समुद्रम द्वीपों की उपस्थिति कावेरी नदी के महत्व को बढ़ा देती है। प्रायद्वीपीय नदियों को उत्तर से दक्षिण का क्रम है। जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उसका नॉर्थ टू साउथ। महानदी पहले होगा, ऊपर से नीचे जब उतरेंगे तो पहले महानदी, फिर गोदावरी, कृष्णा, पेनार, कावेरी और वेगाई, यानी नॉर्थ टू साउथ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेनार, कावेरी और वेगाई। प्रायद्वीपीय नदियों का लंबाई के अनुसार घटता क्रम, लंबाई के अनुसार नहीं, सबसे पहले जो होगा सबसे बड़ा होगा, उस सबसे अंतिम में जो होगा सबसे छोटा। तो गोदावरी पहले, लंबाई के अनुसार घटता क्रम, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, कावेरी और ताप्ती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की नदियां के बारे में जानेंगे अब। भारत की नदियां, नदी का नाम, उद्गम स्थल, लंबाई। ये तो ऑडियो सीरीज है इसलिए इसमें जितना शॉर्ट हो पाए वो डिटेल्ड में वीडियो सीरीज जब आएगी तब। तो नदी, सिंधु नदी जो है इसका उद्गम है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास बोखर चू के निकट एक हिमनद से। इसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर, लेकिन भारत में 1114 किलोमीटर। संगम या मुहाना मतलब कहाँ जाकर मिलती है तो अरब सागर में, चिनाब है। इसके बाद लाहौल जलपंथ हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचा दर्रा के निकट से 1180 किलोमीटर लंबाई, सतलज नदी में मिलती है। रावी कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है, ये 725 किलोमीटर लंबाई है, चिनाब नदी में मिलती है। झेलम पीरपंजाल पर्वत पर स्थित वेरीनाग अविभाजित जम्मू और कश्मीर झरने से निकलती है, 724 किलोमीटर लंबाई है, चिनाब नदी में मिलती है। ब्यास रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से 4000 मीटर की ऊंचाई पर यह है, तो वहां से निकलती है, 470 किलोमीटर लंबी है ये। हरिके कपूरथला के समीप सतलज नदी पे। सतलज मानसरोवर झील के समीप स्थित राक्षस ताल से निकलती है 1500 किलोमीटर, जबकि भारत में इसकी लंबाई 1050 किलोमीटर है सतलज की। सिंधु नदी में जाकर मिलती है। गंगा गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलती है, 2525 किलोमीटर लंबी है, बंगाल की खाड़ी मिलती है। रामगंगा नैनीताल के समीप गढ़वाल स्थित दूधा टोली श्रेणी से 696 किलोमीटर लंबी है, गंगा नदी कन्नौज के निकट मिलती है रामगंगा। शारदा या काली सरयू कुमायूं हिमालय का मिलाम हिमनद से 596 किलोमीटर लंबी है, बहराम घाट के समीप घाघरा नदी से। गंडक नेपाल से निकलती है, 425 किलोमीटर है, गंगा नदी पटना के निकट सोनपुर में। कोसी गोसाईथान चोटी के उत्तर से निकलती है, 730 किलोमीटर लंबी है, गंगा नदी में मिलती है। यमुना बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है, 1384 किलोमीटर लंबी है, गंगा नदी प्रयागराज में मिलती है। चंबल मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट ऊंचाई है इसकी समुद्र तल से 600 मीटर, 965 किलोमीटर की लंबाई है, यमुना नदी इटावा में मिलती है। बेतवा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्याचल पर्वत से निकलती है, 590 किलोमीटर लंबाई, यमुना नदी हमीरपुर के निकट मिल जाती है यह यमुना नदी में। सोन अमरकंटक की पहाड़ियों से 780 किलोमीटर लंबी है, गंगा नदी पटना में मिलती है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट आंशी हिमानी से लंबाई है 2900 किलोमीटर, भारत में पद्मा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। नर्मदा विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक पठार से 1312 किलोमीटर लंबाई है, खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। ताप्ती बैतूल जिले के मुल्ताई से मध्य प्रदेश में 724 किलोमीटर लंबाई है, सूरत के निकट खंभात की खाड़ी में मिलती है। माही विंध्यन पर्वतीय क्षेत्र में धार जिला में मध्य प्रदेश से 583 किलोमीटर लंबाई है, खंभात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। लूनी अजमेर राजस्थान में पश्चिमी अरावली पर्वत से 511 किलोमीटर लंबाई है, कच्छ का रण में जाकर मिल जाती है। महानदी छत्तीसगढ़ की धमतरी जिले में सिहावा के समीप से निकलती है, 858 किलोमीटर लंबी है, बंगाल की खाड़ी कटक के समीप मिल जाती है। छिपरा कंगड़ी बढ़ई पहाड़ी से निकलती है, कहाँ से? इंदौर में है यह। कंकड़ी बढ़ई पहाड़ी इंदौर में से निकलती है। छिपरा नदी 210 किलोमीटर लंबी है, चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। साबरमती अरावली पर्वत से निकलती है, उदयपुर में 371 किलोमीटर लंबी है, खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। बनास खमनोर की पहाड़ी अरावली पर्वत से निकलती है, राजसमंद जिला में 512 किलोमीटर लंबाई है, चंबल में जाकर मिल जाती है। कृष्णा महाबलेश्वर महाराष्ट्र के समीप पश्चिमी घाट से निकलती है, 14 किलोमीटर लंबी होती है, बंगाल की खाड़ी मिल जाती है। कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती है, 805 किलोमीटर लंबी होती है,
बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। गोदावरी नासिक महाराष्ट्र के त्रयंबकेश्वर से निकलती है, 1465 किलोमीटर लंबी है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तुंगभद्रा कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ की गंगमूल चोटी से तुंगा तथा समीप में ही कादूर से भद्रा नदी का उद्गम होता है, 531 किलोमीटर लंबी है। कृष्णा नदी में मिल जाती है। पेनार नदी श्रेना के चेन्ना केशवा पहाड़ी कर्नाटक से 597 किलोमीटर लंबी है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। पेरियार शिवगिरी चोटी के वन क्षेत्र में 244 किलोमीटर लंबी अरब सागर में मिल जाती है। हुगली यह गंगा की एक शाखा है जो धुलिया पश्चिम बंगाल के दक्षिण में गंगा से अलग होती है। और हुगली नदी हो गया। एक बद्रीनाथ का नाम आपने सुना होगा। बद्रीनाथ की जो प्रसिद्ध मंदिर है वो अलकनंदा नदी के तट पर ही स्थित है, बद्रीनाथ मंदिर। चलिए तो छोटी सी जानकारी याद आ गई। अब देखेंगे नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर कौन कौन नगर किस किस नदी किनारे बसे हुए हैं। तो दिल्ली यमुना में यमुना नदी किनारे, आगरा यमुना नदी किनारे, बरेली रामगंगा नदी किनारे, मथुरा हो गया यमुना नदी किनारे, कानपुर गंगा नदी के किनारे, अब नदी नहीं बोलेंगे, प्रयागराज गंगा यमुना के संगम पर, वाराणसी गंगा में, कन्नौज गंगा में, लखनऊ गोमती में, अयोध्या सरयू में, जौनपुर जो है गोमती में, बद्रीनाथ अलकनंदा, फिरोजपुर सतलज, कोलकाता हुगली, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र, कोटा चंबल, उज्जैन छिपरा, जबलपुर नर्मदा, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र में ही, पंढरपुर भीमा अहमदाबाद, साबरमती जमशेदपुर स्वर्ण रेखा, हैदराबाद मूसी, सूरत ताप्ती, श्रीनगर झेलम, कुर्नूल, तुंगभद्रा, कटक हो गया महानदी, नासिक गोदावरी, श्रीरंगपट्टनम कावेरी, तिरुचिरापल्ली कावेरी, ओरछा बेतवा, लुधियाना सतलज, विजयवाड़ा कृष्णा, ये सब थे नगर। और किस नदी किनारे बसे थे नगर उसके नाम थे कुछ नगर का नाम। भारत के भौगोलिक उपनाम, रैलियों का नगर किसको बोलते हैं? नई दिल्ली, बहुत रैलियां होती है वहाँ। धान का कटोरा छत्तीसगढ़, मेघों का नगर मेघालय, बगीचों का शहर कपूरथला, फलोद्यानों का स्वर्ग सिक्किम, अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु, आनंद का शहर कोलकाता, सोया सिटी मध्य प्रदेश, साल्ट सिटी गुजरात, गोल्डन सिटी अमृतसर, पहाड़ों की मल्लिका नेतरहाट, क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर, पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर, मंदिरों और घाटों का नगर वाराणसी। भारत के प्रमुख नगरों के उपनाम, जैसे कि ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज को बोलते हैं, स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर। तो अब मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी को, अरब सागर की रानी कोच्चि, पूर्व की वेनिस कोच्चि, त्योहारों का नगर मदुरै, कर्नाटक का रत्न मैसूर, गुलाबी शहर जयपुर, पूर्व की पेरिस जयपुर, भारत का पेरिस जयपुर, भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर, भारत का मिनी स्विट्जरलैंड खज्जियार, पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय, दक्षिण का कश्मीर केरल, राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर, राजस्थान का थर्मोपल्ली हल्दी घाटी, भारत का हॉलीवुड, भारत का प्रवेश द्वार, 7 टापुओं का नगर मुंबई, इस्पात नगरी जमशेदपुर, भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर, भारत का दिल दिल्ली, दक्षिण की गंगा कावेरी, फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, भारत का बगीचा बेंगलुरु, महलों का नगर कोलकाता, भारत का मसालों का बगीचा केरल, छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट, पर्वतों की रानी मसूरी, 5 नदियों की भूमि पंजाब, ब्लू माउंटेन्स नीलगिरी पहाड़िया, बंगाल का शोक दामोदर घाटी, दामोदर निगम नदी सॉरी याद आ गया दामोदर निगम, बंगाल का शोक दामोदर नदी, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, समुद्रपुत्र लक्षद्वीप, डायमंड हार्बर कोलकाता, जुड़वा नगर हैदराबाद सिकंदराबाद, झीलों का नगर श्रीनगर, नवाबों का नगर लखनऊ, उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड गंगा नदी, बिहार का शोक कोसी नदी। अब देखेंगे भारत की प्रमुख झीलें और जलप्रपात। जल से भरे हुए प्राकृतिक गर्त को झील कहते हैं। समुद्र से पृथक होकर तटीय क्षेत्रों में निर्मित छिछले खारे पानी की झीलें लेगून झील कहलाती है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का ओडिशा है, जो खारे पानी की एक लेगून है। पेरियार झील एक कृत्रिम झील है, जो पेरियार नदी से जल प्राप्त करती है। अष्टमुडी झील केरल की पश्च जल लेगून झील है, जो समुद्र की ओर खुलती है। मणिपुर में स्थित लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। लोकटक झील में केवल लामजौ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। डिडवाना और उदय सागर झीलें राजस्थान में तथा कोलेरी झील आंध्र प्रदेश में है। फुलहर झील पीलीभीत जिले उत्तर प्रदेश के माधो टांडा के पास स्थित है। फुलहर झील से गोमती नदी की उत्पत्ति हुई है।
भारत के सबसे बड़ी खारे पानी की झील अंतर्देशीय सांभर झील राजस्थान में स्थित है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील अविभाजित जम्मू और कश्मीर में स्थित है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर है। गोविंद वल्लभ पंत झील सोने की सहायक रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बनी है। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित चोलामू झील सिक्किम में स्थित है। तीस्ता नदी का उद्गम चोलामू झील से ही होता है। लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है। लोनार झील उल्कापिंड गिरने से बनी है। उकाई झील गुजरात के ताप्ती नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। गांधी सागर मध्य प्रदेश और राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर राजस्थान। चंबल नदी पर स्थित झील है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर। निजाम सागर बांध मंजीरा नदी पर तेलंगाना में स्थित है। तुंगभद्रा झील तुंगभद्रा नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। हुसैन सागर झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। पश्चिमी तट पर स्थित वेम्बनाथ झील केरल की एक लेगून झील है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी लेगून झील पूर्वी तट की पुलिकट झील है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है। बैरियर टापू जिसका नाम श्रीहरिकोटा है पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। श्रीहरिकोटा पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। पुलिकट झील के पश्चिमी हिस्से में बंकिंगम नहर स्थित है। कर्नाटक राज्य में स्थित कुचिकल प्रपात की ऊंचाई कम से कम 400 फीट से एवं अधिक से अधिक 800 फीट बताई गई है। विश्व जलप्रपात डेटाबेस की वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात नोहकाली कई मेघालय 340 मीटर है। भारत का प्रमुख जलप्रपात गढ़सोप्पा जोग या महात्मा गांधी जलप्रपात है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। या महात्मा गांधी जलप्रपात यह शरावती नदी पर स्थित है। हुंडरू जलप्रपात रांची स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। भारत के प्रमुख जलप्रपात और इम्पोर्टेंट टाइप का कुछ देख लीजिए ऊंचाई स्थान शॉर्ट में निकाल के। जो गढ़सोप्पा महात्मा गांधी जो जलप्रपात है 253 मीटर ऊंचाई पर शरावती नदी कर्नाटक में है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इसका देख लीजिए प्रमुख जलप्रपात है। चित्रकूट 29 मीटर की ऊंचाई पर है से जो है इंद्रावती नदी पर है छत्तीसगढ़ में। अब हम लोग देखते हैं कि भारत की जलवायु, भारत की जो जलवायु है किसी विशाल क्षेत्र में लंबे समय तक मौसम की जो कुल स्थिति होती है उसे उस क्षेत्र की जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। किसी स्थान विशेष पर थोड़े समय की एक दिन या एक सप्ताह वायुमंडल की स्थिति को वहाँ का मौसम कहते हैं। भारत में मौसम संबंधी सेवा 1875 ईस्वी में आरंभ की गई थी। प्रारंभ में मौसम विभाग का मुख्यालय कलकत्ता में था, जिसे पहले शिमला, फिर पुणे एवं अंततः नई दिल्ली में लाया गया। अब भारत के मौसम संबंधी मानचित्र नई दिल्ली से प्रकाशित होते हैं। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है अक्षांशीय स्थिति, उच्चावच, मानसूनी पवनें, समुद्र से दूरी आदि। दक्षिण भारत के भूमध्य रेखा से अधिक निकट होने के कारण यहाँ वर्ष भर गर्म जलवायु पाई जाती है। उत्तरी भारत कर्क रेखा के उत्तर में स्थित होने के कारण शीत ऋतु में ठंडा और ग्रीष्म ऋतु में गर्म रहता है। उत्तर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति के कारण मध्य एशिया से आने वाली शीतल हवाएं भारत में नहीं आ पाती। प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। जितना ऊपर जाएंगे 165 डिग्री के मीटर के बाद 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। यही कारण कि एक ही अक्षांश में स्थित होने पर भी पर्वतीय और मैदानी भागों के तापमान में अंतर होता है। हिमालय मानसूनी पर्वत पवनों को रोककर वर्षा करता है, जिससे जलवायु में परिवर्तन होता है। ग्रीष्मकाल में मानसूनी पवनों का रुख दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तथा शीतकाल में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम रहता है मानसूनी पवन का। तो अभी ग्रीष्मकाल यदि चल रहा होगा तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, यदि शीतकाल चल रहा होगा अभी तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। जो क्षेत्र समुद्र के निकट है वहाँ सम जलवायु है तथा जो क्षेत्र दूर है वहाँ विषम जलवायु। मानसूनी पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतया बदल लेने के कारण भारत में निम्न 4 ऋतु चक्रवात पाई जाती है। शीत ऋतु 16 दिसंबर से 15 मार्च तक, ग्रीष्म ऋतु 16 मार्च से 15 जून, वर्षा ऋतु 16 जून से 15 सितंबर, शरद ऋतु 16 सितंबर से 15 दिसंबर। उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। तमिलनाडु के तटों पर जाड़े के दिनों में जनवरी फरवरी महीने में वर्षा लौटते हुए मानसून के कारण होती है। उत्तर पूर्वी मानसून को लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। असम एवं पश्चिम बंगाल
राज्यों में ग्रीष्म ऋतु में तीव्र आर्द्र हवाएं चलने लगती है, उनसे गरज के साथ वर्षा होती है। तीव्र आर्द्र हवाओं को बंगाल में काल बैसाखी एवं पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर कहा जाता है। कर्नाटक एवं दक्षिण भारत में तीव्र आर्द्र हवाओं को चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। कॉफी की कृषि के लिए लाभदायक होने के कारण इसमें कॉफी वर्षा भी कहते हैं। केरल में आम की फसल के लाभदायक होने के कारण तीव्र आर्द्र हवाओं को दक्षिण भारत केरल में आम्र वर्षा मैंगो सावर कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत के शुष्क भागों के में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को लू कहा जाता है। भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम का मानसून दो शाखा में विभाजित हो जाता है, अरब सागर शाखा तथा बंगाल की खाड़ी शाखा। अरब सागर शाखा का मानसून सबसे पहले जून के प्रथम सप्ताह में भारत के केरल राज्य में आता है। केरल राज्य में यह मानसून पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर केरल के तटों पर वर्षा करती है। इसे मानसून प्रस्फोट कहा जाता है। केरल से होता हुआ मानसून 10 जून तक मुंबई होते हुए 15 जुलाई तक संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप को प्रभावित करता है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं दक्षिण पश्चिम मानसून शाखा गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियों पर अधिक वर्षा लाती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून से मासिनराम मेघालय विश्व में सर्वाधिक वर्षा करने वाला स्थान है। भारत में सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान लेह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख 9.2 सेंटीमीटर लेह है। दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा अरब सागर की मानसून शाखा की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है। पश्चिमी घाट के पर्वत वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ने के कारण तमिलनाडु में दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा काफी कम वर्षा होती है। शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल रिट्रीटिंग मानसून सीजन कहा जाता है। शरद ऋतु में बंगाल की खाड़ी में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से पूर्वी तटीय क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल एवं पुडुचेरी तथा पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में गुजरात में अधिक क्षति पहुंचती है। इस प्रकार हम भारत के भूगोल के कुछ चैप्टर्स का अध्ययन किए हैं। इसके आगे और भी चैप्टर्स है जिसका हम अगले वीडियो में ऑडियो वीडियो सीरीज में अध्ययन करेंगे। तो अभी तक आपने जो पढ़ा उसको मेमोराइज कीजिए अच्छे से। जब वीडियो सीरीज शुरू होगी तो उसमें मैं कुछ ट्रिक भी बताऊंगा याद करने का, कुछ टॉपिक का कुछ ट्रिक है, तो थोड़ा सी सहूलियतें होगी। उसे ट्रिक खुद स्टूडेंट को बनाना चाहिए। पढ़ते पढ़ते ट्रिक खुद डेवलप हो जाएगा। ये कैसे याद रखा जाए, कैसे मेमोराइज किया जाए, बहुत सारी चीज़ें याद करने को होती है। तो प्रथम भाग भारतीय भूगोल का समाप्त हुआ। द्वितीय भाग अगले वीडियो में होगा जहां हम भारत की मिट्टी से शुरुआत करेंगे। इंडियन सॉइल से भारत की मिट्टी से शुरुआत करेंगे चैप्टर्स का, भारत के भूगोल का। और आप लोग अपने इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करना ना भूलें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन की प्राप्ति होगी, एनर्जी मिलेगा। और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।